अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का बगल बच चुका है। फरवरी में इलेक्शन की तारीख दी गई है, जिसके लिए बड़ी तगोदो की जा रही थी। इमरान खान साहब दिन रात इसमें मसरूफ़ रहे कि जी इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन की तारीख दें। आखिरकार खुदा खुदा करके इलेक्शन की तारीख मिल गई है। अब इलेक्शन फरवरी के महीने में हो रहे हैं। देखते हैं कि फरवरी के महीने में कौन सी जमात जो है वो इलेक्शन जीतती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जमात भी देखते हैं कि इलेक्शन में कंटेस्ट करती है या उसका क्या रोल होता है। आने वाले दिनों में इसका भी पता चलेगा। क्या शाह महमूद कुरैशी जो है वो PTI का हिस्सा रहेंगे या वो अपनी अलहदा जमात में जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा कि MQM जो है वो भी पहली दफ़ा पहले सब जो है वो 9-0 जाकर उनसे इत्तेहाद करते थे। अब वो जो है वो राय विंड आए हैं इत्तेहाद के लिए। MQM भी मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन में इत्तेहाद की सूरत में जा रही है। आने वाले दिनों में क्या नक्शा सामने आता है। मेरे साथ हस्ब साबिक उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि इस इलेक्शन की तारीख के लिए बड़ी तगोदो हुई है, बड़ी जो है वो PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च की धमकियाँ, लॉन्ग मार्च के लिए निकले भी कि जी तारीख दो, हमें तारीख दो। आखिरकार तारीख तो मिल गई है। क्या अब इलेक्शन फेयर होंगे पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाजरीन। एक छोटे से वक्फे के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। आसिफ साहब, बड़ा अजीब ही मसला है जो मैं आज आपसे कहूँ कि 90 दिन में इलेक्शन। आइन हमारा ये कहता है कि असम्बलियाँ जब तहलील हो जाएं या ख़त्म हो जाए 90 दिन में इलेक्शन हो। बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल है आइनी कानूनी तौर पर। अगर चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी लगाई है इस हवाले से कि आपने अगर कोई करनी भी है बात तो बीवियों से करें इस हवाले से। तो मसला ये है कि मार्च अप्रैल में ये ख़त्म हुई थी KPK और पंजाब असम्बलियाँ। ठीक। और साबिक चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने बड़ी कोशिश की थी उस वक्त आरफ अलवी साहब ने कि मई में दोनों सूबों के इलेक्शन हो जाए, नहीं हो सके। ठीक। अगस्त में जाके ख़त्म हुई हैं ये बाकी कौमी असम्बली और बाकी सूबाई असम्बलियाँ। उसके एतबार से देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर जो वो इलेक्शन के 90 दिन बनते थे यहाँ कहीं भी हो जाते, नहीं हो सके। अब आके इलेक्शन की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दी है वो 8 फरवरी की दी है, जिस पे सदर साहब ने भी इत्तेफाक किया और इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर इत्तेफाक किया कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। ठीक। मसला यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि वो सदर साहब जो 90 दिन में इलेक्शन कराने के जोर दे रहे थे वो किस तरह, अगर अगस्त से मान ली जाए बात तो 5 महीने किस तरह लेट वो इस पे राजी हुए या इनकी खिलाफ वर्जी नहीं थी, बड़ा अहम सवाल है। अगर 90 दिन में इलेक्शन की पाबंदी है तो फिर 5 महीने ये समझ लें कि 150 दिन से भी ज्यादा बन जाते हैं इलेक्शन में ताखीर से होंगे। और अगर KP और पंजाब असम्बली की बात की जाए तो वो मार्च अप्रैल में खत्म हुई थी, तो ये तो तकरीबन साल का दौरानिया बनेगा कि 7 ताखीर से हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे सदर साहब ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगरचे इलेक्शन कमीशन के पास एक रीजन तो था कि वो हल्का बंदियाँ और नई मर्दमशुमारी और बाकी मामला, लेकिन उस हवाले से क्योंकि ये फैसला क्यों नहीं हो सका कि इलेक्शन फरवरी में होंगे या कब होंगे। उस वक्त चूंकि ये समझा जा रहा था कि अता बंदियाल साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, ये केस उस वक्त से जेर इल्तबा था, तो वो शायद उनको समझा जा रहा था कि वो बाइस्ड है, वो शायद कोई ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें शायद उनके कोई अज़ाइम हैं या उनके किसी पार्टी से डील चल रही है। ठीक। अब फरवरी की जो बात आई है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक कवर तो दे दिया आईनी तौर पे, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जाहिर बात है इलेक्शन को एक कवर तो मिल गया और एक गिलाफ तो पहना दिया गया है। सवाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और मैं इससे कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूँ तो उसमें यह है जी कि फरवरी में आसिफ साहब यहाँ पाकिस्तान में खास करके चित्राल, सवात, काला
वहाँ ये जो इलाके हैं बडग्राम से आगे और बालाई इलाके जिनको कहा जाता है हजारा डिवीजन के, जी और केपी में ये जो चित्राल और सवाब के कुछ इलाके हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, यहाँ शदीद सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, बारिशें होती हैं, मरी के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कैसे मुमकिन होगा इन इलाकों में अगर एक ही वक्त में इलेक्शन करवाने? तो फरवरी में मुझे थोड़ा अगरचे मैं इसमें ये भी कहूँ कि 1997 में जो इलेक्शन हुए थे वो भी फरवरी में हुए थे, और उसमें मियां नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत तकरीबन हासिल की थी और वज़ीर आज़म बने थे। तो अगरचे एक मुश्किल वक्त मरहला जरूर है कि फरवरी में इलेक्शन का इनेकाद, चूँकि वहाँ पे मौसमी हालात काफ़ी सारे इलाकों में ख़राब होते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो करवा भी सकता है, लेकिन इसमें जो टर्न आउट होता है वो काफ़ी डाउन होता है। ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो मेरा राय का कहना है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस वक्त माहौल देखा जाएगा कि महीने दिसंबर में आ जाएगा जाके, तो माहौल क्या है, आया फरवरी में इलेक्शन सूटेबल है या नहीं है। अगर कोई इस तरह की रिपोर्टें आई कि फरवरी में इलेक्शन मुश्किल है तो हो सकता है ये इलेक्शन अप्रैल मई तक चले जाए। ठीक। बहरहाल पहला मरहला तो यही है कि किसी न किसी तरह इनको 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए जाएं। अब उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसने वोटर जो लिस्टें थी उनको मुंजमद कर दिया है, जिसका वोट जहाँ पे था वो वहीं पे होगा। अब जो मर्दमशुमारी के हवाले से उनके पास जो एतराज़ात थे वो भी जमा हो गए, उनको एतराज़ात को भी दूर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 14 नवंबर तक या कोई नवंबर के महीने में ये हल्का बंदियों की फहरिस्त भी आविज़ा हो जाएगी और मेरा दिसंबर में जाके शुरू आ जाएगा। बल्कि सियासी जमातों ने भी जो है वो अपने तौर पर इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी हुई है। मियां नवाज शरीफ भी मेरे ख्याल में अगले हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो जलसों की सूरत में होगी। जी जी, अब जब से शुरू होने वाले हैं, सियासी माहौल एक दफा से फिर से बन गया है। एक इसमें जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड ये क्या है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये आजकल बहुत ज़्यादा मौजूद बहस है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है सर? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उन्हें पंजाब में हिस्सा दिया जाए, उन्हें केपी में हिस्सा दिया जाए। जो पीटीआई से लोग मुनारिफ हुए थे उन्हें हाथ कर पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई इत्तेहाद न बनाया जाए। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी की है। क्या है वो ये चाहते हैं कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को अंदर किया गया था, फिर उसकी बेटी को अंदर किया गया था, लोगों को तोड़कर पीटीआई में शामिल किया गया था, और मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ लोगों को हका कर वो लाया गया था पीटीआई में, और आखिर में आरटीएस सिस्टम बिठा के उनके लोगों को जितवाया गया था। वो चाहते हैं कि एक दफा उन्हें फिर उसी तरह का माहौल फराहम किया जाए जो 2018 में फराहम किया गया था। ठीक। और नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, वो कहते हैं कि नहीं, जो कुछ हमारे साथ 2018 में हुआ था वही पीटीआई के साथ किया जाए, उन्हें बांधा जाए और हमें आजाद छोड़ा जाए, तो हमें भी मौका, हमें उस तरह का एक माहौल दिया जाए ताकि हम अपनी फिर कैंपेन भी चला सकें और बाकी। तो मुख्तलिफ जमातों की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ तारीफ हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, उसका मूड क्या है, और अवाम क्या चाहते हैं, उनका मूड क्या है, ये तो जब बुझाएंगे लोग, सियासी जमातें और उनके कायदीन अवाम में, वहाँ पता लगेगा। हर जमात अपने चक्कर में है कि जी जी, हर जमात ने समझिए कि मुझे ग्रोथ दिया जाए मुझे मौका दिया जाए, और मुझे कहा जाए कि ये अच्छा बच्चा है। हाँ। अब लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है नक्शे पे ना, ये नक्शे पे जी आपने इंट्रो में बात की थी कि एमक्यूएम चल के गई है रायबैंड, और उन्होंने सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया है। पहला 2024 का जो इलेक्शन है उसका पहला बाज़ाब्ता इत्तेहाद जो है ना वो एमक्यूएम और नून लीग का सामने आया है, और सियासी सीट एडजस्टमेंट इसमें होगी। तो ये जो देखें एमक्यूएम की जो कराची में पोजीशन है 2018 से वो बड़ी ही कमजोर है। वहाँ पे 2018 के इलेक्शन में अक्सरियती सीटें जो कौमी असम्बली की थी वो पीटीआई ने जीत ली थी, और सूबाई असम्बली की सीटें भी ज़्यादातर वो पीटीआई ने जीत ली थी। इसी वजह से जो कायदे के खिलाफ था सूबाई सीधे असम्बली में वो भी उनके पीटीआई का रहा। तो एमक्यूएम को धचका लगा था, उसकी कई वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि वो
धड़ों में तकसीम हो गए थे, 3-4 धड़े थे उनके, जो हर एक पार्टी अपने धड़े से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसने मसलन जिसमें मुस्तफा कमाल ने अपने धड़े से इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये जो खालिद खताब है जो अभी जो एमकेएम के जो सरबराह हैं उन्होंने अपना धड़े से लिया, फारूक सत्तार साहब को अपने कुछ मसाइल का सामना था, जो लंदन वाला ग्रुप है उसको अपने मसाइल थे, लेकिन वो उस वजह से उनको बड़ी धचका लगा था और कराची उनके हाथ से निकल गया था, क्योंकि एमकेएम कराची और हैदराबाद की सियासत ज़्यादातर करते हैं और वहीं चूँकि उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा लोग हैं, तो अब वो उन्होंने ये समझा कि वो अकेले शायद ये इसका पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने नून लीग से ऐसी एडजस्टमेंट की है। और ये आपको याद हो कि 2013 में भी उन्होंने इसी तरह का इत्तेहाद नून लीग से किया था और तकरीबन 13 नशिस्तें मेरे ख्याल में कौमी असम्बली की एमकेएम ने कराची शहर से जीत ली थी और सूबाई असम्बली की मेरे 33 नशिस्तें एमकेएम ने हासिल की थी उधर। लेकिन उमर फारूक साहब क्या समझते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ जमातें भी रही हैं, बड़े पीक पर इनकी मुखालफत भी रही है एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नवाज, अगर ये एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, इलेक्शन इकट्ठे लड़ सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है? जी, ये इस तरह में आ रहा था, आपने अच्छा किया सवाल कर दिया। देखें अब कराची में 3-4 किस्म के वोटर हैं, आपको पता है, वहाँ एमक्यूएम का बड़ा वोट था, फिर जमात इस्लामी का बड़ा वोट था, फिर पीटीआई ने इस वोट को सहारा लिया, फिर पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वोट है। इस वक्त देखें पीपल्स पार्टी कराची की मेयर और डिप्टी मेयर कराची में उनके हैं, तो यूं देखा जाए तो ये बड़ा एक पंजाब के बाद जो बड़ा मुकाबला होगा वो कराची में होगा। तो पीपल्स पार्टी जो एमक्यूएम है, जाहिर सी बात उसे एक सहारे की जरूरत थी और वो ये समझ रही है कि शायद मरकज में नून लीग की हुकूमत आ रही है, तो जाहिर सी बात है अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए भी और उनको अपने तरफ राग़िब करने के लिए भी उन्होंने नून लीग से हाथ मिलाया, कि इसलिए जो उनका वोटर मायूस था या किसी वजह से परेशान था, तो वो उम्मीद से वोट दें कि उनकी जो जमात है वो हुकूमत में आएगी और काम करेगी। ये तो उन्होंने कैच किया। अब जहाँ नून लीग और एमक्यूएम मिलने से जो नुकसान होना है वो नुकसान होना है पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का, और अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल में, जिसका इशारा भी हुआ है कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जब बिलावल भुट्टो ने बयान किया तो पीटीआई ने उसकी हमायत की थी। तो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होता है तो मेरे ख्याल में इसमें पीटीआई का नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं होगा। और चूंकि पीटीआई के जो वोटर हैं वो अगर पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट देंगे तो ये उनके लिए नामुमकिन है, वो किसी सूरत वोट नहीं देंगे, चूंकि वो इस पीक पे जा चुके हैं कि जहाँ उनके लिए बल्ले के अलावा किसी और को वोट देना शायद वो जायज ही नहीं समझते। और जो आसिफ जरदारी साहब को खास करके पीटीआई के कारकुन शायद वोट ना दें, तो मेरे ख्याल में अगर जो कराची की सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प होगी। नून लीग और अगर एमक्यूएम मिल जाते हैं और उनके अंदरूनी सिंध में ये जो कौम परस्त जमातें हैं और जमीयत उलमा इस्लाम है और बाकी जमातें कुछ इस तरह की जीडीए वगैरह के वो मिल जाते हैं, तो हैदराबाद और सिंध और कराची में पीपल्स पार्टी को काफी सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उन्हें अगरचे लगता तो ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध में एक दफा फिर हुकूमत बना लेगी, लेकिन वो कोई मजबूत हुकूमत शायद ना बना सके, कमजोर हुकूमत बनाएगी, पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों से सिर्फ पंजाब के तक महदूद हो चुकी थी, तो आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि ये चारों सूबों में अपने जो है वो अक्सरियत ले पाएगी, या किस तरह ये किसी इत्तेहाद की सूरत में जो है वो हुकूमत में शामिल होगी, या क्या इसका सिनेरियो देखते हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में? देखें नून लीग का एक जो इत्तेहाद किया एमक्यूएम से, इसमें ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ से कुछ मुफाहमत शामिल थी, तो ये इत्तेहाद हुआ, तो नून लीग इस तासुर को ख़त्म करेगी क्योंकि पंजाब की जमात है, इसीलिए उन्होंने सिंध में जो है ना, अभी जो बशीर मेमन थे जो FIA के साबिक DG और जिन्हें इमरान खान साहब का ज़ेर एहताम भी रहे, बशीर मेमन को उन्होंने नून लीग सिंध का सदर मुकर्रर किया है, और वो भी एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी थे और इसके साथ सनतकार भी हैं, उनकी शुगर मिल्स वगैरह भी हैं, और जाहिर सी बात है कराची और सिंध में मेमन बहुत बड़ी बरादरी भी है उनकी। तो नून लीग तो एक तो ये सिंध में कम अज कम एमक्यूएम के साथ मिलकर चलेगी और वहाँ उसको बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है और KP की बात है, तो वहाँ नून लीग बलूचिस्तान में तो हम बाप पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनके भी कुछ मामला चल रहे हैं, और बाप पार्टी और नून लीग अगर मिल गए तो उन्हें
वहाँ भी नून लीग अपना पावर शो करेगी और कुछ सीटें हासिल कर लेगी। केपी में अलबत्ता उनका अगर मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद हो जाता है JUI से, तो फिर तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा होगा और उन्हें अच्छी सीटें भी मिल सकती हैं और हुकूमत भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इत्तेहाद नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है नून लीग के बाद दूसरा ऑप्शन फिर वोट बिल्कुल AFP के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और यहाँ भी सीटें हासिल कर सकते हैं। नून लीग इस दफा इख्तियारी में है कि चारों सूबों से कम सीटें हासिल करे और ये तासर को खत्म करे कि वो पंजाब की जमात है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी मुतहर्रिक हो चुकी है, आपके पिंडी के कुछ लोग जो हैं वो उसमें शामिल भी हुए हैं, इसी तरह वो भी उन्होंने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। क्या कोई इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी PTI को तोड़कर कोई वोटर उनके साथ जा रहा है उनका? देखिए इस्तेकाम जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्हें सख्त मेहनत की जरूरत है। वो अगरचे अभी तक कोई बड़ा शो तो नहीं कर सके हैं और कोई अपनी स्ट्रेंथ जो इसको कहते हैं अवामी इज्तिमा वो भी नहीं कर सके हैं और ज़्यादातर ख्याल ये किया जा रहा है कि मेरे ख्याल में जो उनकी बातचीत चल रही है नून लीग से, उनके साथ कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाए। मुख्तलिफ सीटों पर ज़ाहिर सी बात है बिहाइंड द सीन ये मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, तो वो उनकी कोशिश होगी कि सूबाई और कौमी असम्बली में जो भी उनके कोई उम्मीदवार हैं वो लिस्टों का तबादला करेंगे और उसके बाद शायद वो कोई सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे और उस सूरत में उन्हें जो नून लीग का वोट अगर वो मिल जाता है तो कुछ सीटें शायद वो निकाल लें। अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कोई ऐसी, अगरचे लोग तो उन्होंने बड़े शामिल किए हैं, नाम भी शामिल किए हैं, वज़रा भी हैं साबिक़ और सूबाई वज़ीर भी हैं, कौमी जो वफाकी वज़ीर थे वो भी हैं, लेकिन उन्हें अवामी शो के लिए कोई निकलना पड़ेगा, जहांगीर दीन को, अलीम खान को कोई बड़ा जलसा करना पड़ेगा, कोई जुलूस करना पड़ेगा। ये अभी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है इलेक्शन का बिगल बजे तो वो कोई इसके हवाले से भी कोई अपनी लायामल तैयार करें, लेकिन ज्यादा ख्याल ये किया जा रहा है कि वो नून लीग के साथ कहीं सीट एडजस्टमेंट करने जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि दूसरी तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी किसी भी वक्त PTI को छोड़ सकते हैं या एक अलहदा धड़ा जो है वो उनका PTI का सामने आ सकता है, इस हवाले से क्या आपके पास इत्तलात हैं? जी देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस जेल में और 4-5 माह तकरीबन होने लगे उन्हें, तो ये बड़ी तवील जेल उन्होंने पहली मरतबा काटी है। वो बड़े गद्दी नशीन रहे हैं और हमेशा वो हुकूमतों में रहे, चूँकि उनका ख़ानदानी पस मंज़र है, वो हुकूमतों के साथ रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ रहे या नून लीग उसके साथ रहे, नून लीग में रहे या फिर वो मुशर्रफ के साथ रहे या अब PTI के साथ थे। तो ये ज़ाहिर सी बात उनके लिए एक बड़ा कठिन मरहला है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए, और अगरचे वो इसमें इस्तेकामत से बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर हो सकता है कि खान साहब PTI उनके हवाले करते हैं। लेकिन अगर वो जिस तरह खबरें आ रही हैं कि उन्हें शायद कोई डील होने जा रही है उनकी, तो हो सकता है अगर उनकी डील हो जाती है तो फिर उसमें खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि फिर साइफर केस में बड़ी अहम गवाही जो है ना वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से फिर शाह महमूद कुरैशी की आएगी, क्योंकि ये वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त और उनके जितने भी बाहर साइफर आते थे वो इनके पास पहले आते थे, फिर उसके बाद वो वज़ीर आज़म के पास जाते थे। तो ये मुश्किलात खड़ी कर सकेंगे खान साहब के लिए और उस गवाही की बुनियाद पर खान साहब के लिए बड़ा मजबूत केस बन सकेगा। अब आप शाह कुरैशी साहब के पास 2-3 ऑप्शन तो हैं, वो या तो PTI में ही रहे और स्ट्रगल अपनी जारी रखें, उसमें फिर वो कहाँ कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा ये है कि वो PTI से एक अलग PTI खड़ी कर दें, जिस तरह परवेज खटक साहब ने वहाँ KB में की है या जहांगीर दीन खान ने पंजाब में किया है, तो ये फिर एक PTI के लिए चैलेंज होगा, चूँकि उनका एक अपना धड़ा है जो कि पंजाब में, और उसमें वो कुछ सीटें हासिल कर लेंगे और शायद उनकी कोशिश होगी कि वज़ारत आला के लिए वो कोई लॉबिंग करें उन छोटी मोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर। अच्छा ये शाह महमूद कुरैशी का जो केस है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। अच्छा ये फवाद चौधरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि चौधरी परवेज़ लाई की बीवी को और उनके बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई पता नहीं उन्होंने किसी दहशतगर्द को पनाह दिया, कोई अटक के, कोई कौन है वो जिनको उन्होंने को पनाह दी है, कोई FIA के पास केस है उनका। ये क्या एक बार फिर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला भी साथ चल पड़ा है? देखें, फवाद चौधरी साहब के बहुत सारे जराइम हैं, तो समझते थे कि वो भाग के या तब्दील करके वो शायद जराइम से कोई किनारा कशी या हो जाएंगे या उन्हें माफ़ी मिल जाएगी।
हमें लगता नहीं कि फवाद चौधरी को इतनी आसानी से माफी मिलेगी, क्योंकि खान साहब के दौरे हुकूमत में वो फ्रंट फुट पे खेला करते थे, जड़ियाना बैटिंग करते थे, और उनके जो निश्तर हैं वो बहुत सारे लोगों ने बर्दाश्त किए उस वक्त। उसमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें तमाम जमातें हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो कुछ तो उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि मेरा अपना ये तजस्सुस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है सीधा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद फवाद चौधरी को कुछ ऐसे के लिए सियासत से आउट होना पड़ेगा, और तब जाके शायद मामला कोई सेटल होंगे, वरना उनके लिए मुश्किल बड़ी हैं। और जो उनके केसेस वो अभी कोई सुन रहा था कि कोई कालीन सोफे इस तरह की चोरी का केस उन पे डाला गया है, बड़े अजीब केसेस है। खाद की कोई बोरियां थी, 6 बोरियां खाद की, कोई DAP खाद। केसेस के पीछे कहानी होती है। जमींदार के लिए तो आपको पता है ना, जमींदार के लिए खाद सोने के बराबर होती है। उसके लिए एक बोरी भी सोना होती है। वो परवेज इलाही साहब का जो इशू है जी, वो ताहिर सादक है। जो ताहिर सादक अटक से MNA थे, साहबा को थे, उनकी जो बेटी थी वो नजीला नाज़िम भी थे महल में, MNA भी थी वो, और ये उनके अजीज हैं चौधरी शुजात हुसैन वगैरह के, ताहिर सादक साहब। तो वो उनको वो जाहिर सी बात है, वो उनके लिए परवेज इलाही की माँ पर वो खड़े हैं अभी तक उसमें PTI के साथ। तो ये पहले काफ लीग में होते थे, और फिर बल्ले के निशान पे उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, और मैं हर में उनके लिए जो खड़ा होना अभी तक वो उसमें परवेज इलाही का कुछ हाथ है। तो जाहिर सी बात है, वो परवेज इलाही का हाथ जब तक उनसे नहीं उठता उस वक्त तक ये परवेज इलाही के लिए भी मुश्किलात हैं, ताहिर सादक साहब के लिए भी मुश्किलात हैं। और ताहिर सादक साहब का जो कि अटक में बहुत बड़ा धड़ा है, और वो उस धड़े के साथ चलते हैं, और वो अच्छा हालांकि ताहिर सादक साहब ने वहाँ अटक में काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी किए हैं, लेकिन अगर इमरान खान की नज़रों में वो समा नहीं सके, चूँकि अटक में दूसरा धड़ा है वो जुल्फी बुखारी के वालिद का है, तो वो PTI में वो स्ट्रांग धड़ा है, और वो उनकी वजह से ताहिर सादक को और उनकी बेटी को वफाकी काबीना में या सूबाई काबीना में कोई पज़िराई नहीं मिल सकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो परवेज इलाही की वजह से इस वक्त तक PTI में खड़े। अच्छा, आज जो एक अहम खबर सामने आई है कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे, उन्होंने आज चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर इतराज़ खड़े कर दिए जो जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केस चल रहा है। ये क्या मामला हुआ है? देखें, ये तो आपने देखा कि उनको नोटिस जारी किया गया था कि उन पे जो करप्शन जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, और उनकी जो ऑडियो कॉल आई थी, और उसके बाद जो उनके खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर हुए थे, तो उन पे उनसे जवाब शोकाज जारी करके कहा गया था कि 14 दिन में इनमें जवाब दिया जाए। तो वो अब उसमें उन्होंने जवाब देना था या मुस्तफ़ी होना था। अब वो ये जो एतराज़ करेंगे, मेरे ख्याल में इस एतराज़ की कोई इतनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि जुडिशल काउंसिल का जो एक आइनी वो तय है, आइन में सारा कुछ पैरामीटर्स वगैरह, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि उसका जो सरबराह है कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होता है, 2 सीनियर जज होते हैं, और इसी तरह वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो ये 2 हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, तो ये 5-6 लोगों का तकरीबन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं। तो आपके ख्याल में उन्हें या तो रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर उनको जो है वो जुडिशल काउंसिल जो फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर उनको वो कबूल करना पड़ेगा। देखिए, 2 रास्ते उनके पास थे, अब वो तीसरा रास्ता वो जरा बिगाड़ पैदा करना चाह रहे हैं, और शायद वो समझते हैं कि इस तरह उन्हें रिलीफ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद वो इस तरह रिलीफ मिलेगा। ये जो उन्होंने जो मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद वो तो चले तो जाएंगे, उन्हें पता चल गया है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं बाकियों को भी गंदा करके जाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मज़ीद मालूमात के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।